दुनिया भर के बाजारों से आज है रिकवरी के संकेत, लेकिन कल के उठापटक वाले सेशन के बाद एफआईज की बिकवाली के दमदार आंकड़े फिर से आपके सामने। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट से मिलेगी थोड़ी राहत, तो ढेर सारा एक्शन। और आज है हफ्ते का दूसरा आखिरी दिन, आज पहला, कल एक और ट्रेडिंग सेशन, तो उसके लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, बहुत सारे सवाल हैं आज के लिए, बट सबसे बड़ा ये है कि फ्राइडे फीलिंग लाएं या ना लाएं आज, मतलब क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक ना लाएं और एकदम मतलब सोचे भी ना कि आप फ्राइडे के मूड में हैं। हाँ, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, काफ़ी दूसरे संस्थान हैं, उन्होंने इस फ्राइडे फीलिंग को दूर करने की कोशिश की है। जो फ्राइडे हाफ डे आप हम सब लोग काम करेंगे, उसके बदले में मंडे को हाफ डे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके वजह से हाफ डे की छुट्टी है मंडे को। हालांकि मंडे हमारे भी मार्केट अभी तक हमारे काम हम कर रहे हैं, हाफ डे उन्हें मिल रहा है, एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं, बट छुट्टी उन्हें मिल रही है। तो बिल्कुल मतलब हमारे लिए तो कल भी काम है और मंडे भी है ही। और लेकिन हाँ, मंडे काफ़ी सरकारी संस्थान बन रहेंगे, एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन कल का मैं आपको बता दूं, कल बाजार में ट्रेडिंग सेशन है और ये मॉक ट्रेडिंग सेशन, ये एक्चुअली कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन है जिस पर आपको फोकस करना है। सुबह 9:15 बजे रोज की तरह बाजार खुलेंगे, 10 बजे तक बराबर ट्रेडिंग होगी। 10 से 11:15 के बीच में बाजार बिल्कुल बंद रहेंगे। 11:15 बजे वापस प्री ओपनिंग सेशन होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि शनिवार है कल, बाकी सारे बाजार रहेंगे बंद। तो प्री ओपनिंग सेशन में कोई ऐसे संकेत तो बदलेगा नहीं, न कोई ऐसा फ्यूचर बदलने वाला है। तो इफेक्टिवली 11:30 से वापस 12:30 तक 1 घंटे की, तो कुल मिला के आपको 2.25 घंटे की ट्रेडिंग करनी है। कैसे? 9:15 से 10 पौन घंटा, 11:30 से 12:30 1 घंटा। और अब हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो रोज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप कल के सेशन को डीप ये समझें कि ये कल नहीं है, मंडे का सेशन है। शुक्रवार के बाद सीधा सोमवार आता है, तो शुक्रवार देर शाम के आए हुए नतीजे, अच्छा कल भी नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, तो वो सब आते रहेंगे। तो हमारी पूरी टीम ने प्लानिंग की है, सुबह 7 बजे से हमेशा की तरह हम आपके साथ रहेंगे। 7 बजे हमारा सुबह वाला बुलेटिन हो गई, 7:30 बजे आपके लिए ट्रेडर्स डायरी होगा, 8 बजे से हमारा शो होगा ही होगा। और इस बीच में जो 1-1.5 घंटा है, उसमें भी हमने आपके लिए कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग प्लान किया। तो सैटरडे मॉर्निंग के आपके जनरली जो भी प्लान होते हैं, किसी के घूमने फिरने के, दोस्तों के साथ, तो ये रियल ट्रेडिंग सेशन है। और इस ट्रेडिंग सेशन में आपके प्राइसेस में एक्शन भी होगा, ये मत सोचिएगा कि एक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इसकी तैयारी आपको करके रखनी है। तो बिल्कुल आप तैयार रहें, डटे रहें। तो कल सुबह 7 बजे से आपको फिर से जी बिजनेस के साथ जुड़े रहना है। और 12:30 बजे तक हमारी पूरी की पूरी टीम से मतलब मेरा सिंपल है, सिर्फ मैं और दीप नहीं, हमारी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, हमारे सारे एंकर्स तैयार है और हमारे एक्सपर्ट्स भी सारे तैयार है। सबकी जिन जिन की छुट्टियां थी, कुछ प्लान थे, सबने अपने प्रोग्राम्स चेंज किए और सारे के सारे हमारे एक्सपर्ट्स इस ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे लिए और दीप के लिए स्पेशली मैं बता दूँ, वर्क एज यूजुअल, नथिंग हैज चेंज। इसलिए मैं आज आपको बिल्कुल भी कहीं भी दूर दूर तक दीप में फ्राइडे वाली फीलिंग नहीं आने दूंगा, नहीं आने देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। कोई चांस ही नहीं कि आप फ्राइडे वाली फील लाए, एक्सेप्ट कि थोड़ा आज हम बस कपड़े वपड़े थोड़े बस, हाँ बस, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, अरे कल भी फिर काम नहीं करने वाली, फिर कल एक काम करके कल हम टी शर्ट डे रखेंगे। हाँ, बेस्ट है। हाँ, अच्छा है, बहुत टाइम हो गया वैसे मैंने टी शर्ट डे नहीं रखा। फ्राइडे सैटरडे है, तो सैटरडे इज टी शर्ट डे। ओके, डन, बहुत टाइम से नहीं। ठीक है, बढ़िया आइडिया। चलिए, देखो क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेशन आप लोगों की कम करो, तो थोड़ा सा भी कुछ हो ना तो बहुत अच्छा फील होता है। अरे लॉस तो आने वाला था 500 करोड़ का, 300 का ही आया, रिजल्ट अच्छे है ऐसा आला है। हाँ, तो दीप अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि अरे आना था, टी शर्ट में ही शो करेंगे तो अच्छे, फीलिंग बेटर, मच बेटर। ओके, चलिए भाई दे। हाँ, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग की बात चल रही है, तो दीप एक प्रोग्राम की आज बात बता रहा हूँ। और ये आज जो एक शो हम 11 बजे करने जा रहे हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिलेटेबल है। पिछले 2 दिनों में, कल और परसों में, और थोड़ा बहुत आप वो भी समझ लीजिए मंगलवार का भी, मंगल बुध गुरु को जो कुछ हुआ, उसमें काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई ये क्या हो गया, बाजार बहुत गिर गए, क्या वाकई में बबल बन रहा है, स्मॉल कैप शेयर जरूरत से ज़्यादा भाग गए, अनाप शनाप तेजी हो रही है, यूफोरिया हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको हमारे खास शो में आज दिखाने वाले हैं 11 बजे। अतुल सूरी साहब, जिनके साथ मैं हर महीने एक एपिसोड करता हूँ, बिग ट्रेंड विद एएस। तो इस एपिसोड में हमने इस बात पर फोकस किया कि क्या वाकई में
बबल बन गया। पिछले 2 एपिसोड हमने किए, बाजार में लोगों को बहुत पसंद आया। पहला हमारा एपिसोड था इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के बाजार के मुंह पर जो लोगों को कॉन्फिडेंस देता हुआ देखा कि पिछले 5 इलेक्शन में कभी भी मंदी नहीं हुई है। दूसरा हमारा था कि क्या सेंसेक्स और निफ्टी पैसिव हैं या वाकई में बढ़िया एक्टिव फंड की तरह काम करते हैं, और वो भी बहुत इन डेप्थ रिसर्च थी जो लोगों को पसंद है। ये तीसरा एपिसोड हमारे स्मॉल और मिड कैप शेयरों पे है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मस्ट वॉच। और इसमें 1-2 चीजें ऐसी है जो आपकी आंखें खोल देगी। अच्छा। एक झलक देख लीजिए। अरे वाह। क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बबल बन गया है? क्या यूफोरिया है? क्या बेच के निकल जाना? नहीं, मुझे लगता है मिड कैप इज द बेस्ट। मिड कैप या स्मॉल कैप बेहतर कौन है लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप बेहतर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेच के लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाओ। तो क्या ये चर्चा वाकई में समझदारी वाली बात है या बड़े लोगों की बड़ी बातें? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अल्टीमेटली अगर ये बुल मार्केट रहा तो स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये एपिसोड आपको ये बताएगा कि आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, बेच के निकल जाना है या रखना है, और अगर खरीदना है तो क्या खरीदना है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मस्ट वॉच है और आपको ये कॉन्फिडेंस देगा पूरी तरह से विद डेटा एंड रिसर्च कि आप कहीं ऐसे तो नहीं कि फंसने वाले हैं या आप पैसा कमाने वाले हैं। ये जरूर देखिएगा। गॉट इट। चलिए, तो बढ़िया शो है, इसकी भी हमारी तैयारी है। आज के ट्रेड के लिए क्या तैयारी करनी है ये भी जानना है। पहले इस समय के ट्रिगर्स जान लेते हैं सर, फिर बिल्कुल जी। आज के ट्रिगर्स तो हमने बात ही नहीं की। ट्रिगर्स में अमेरिका में शानदार तेजी होती दिखे, 200 अंक डबल सेंचुरी मार्कर डाउ नैस्डैक बंद हुए हैं और नीचे से 400 अंक उछला है डाउ। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और जो आपके डॉलर इंडेक्स से थोड़े बढ़कर आए हैं और एफआई ने कल फिर से 9,900 करोड़ की बिकवाली की है। इंडसइंड बैंक के नतीजे अनुमान से थोड़े से बेहतर। तो ये 4 ट्रिगर्स है आज हमारे लिए जिनके दम पर हमें अपने आज के सेशन को बढ़ाना है आगे। चलिए, एटलीस्ट इंडसइंड ने मूड तो खराब नहीं किया, ये एक अच्छी बात आई है। ग्लोबल संकेत भी बेहतर है, उस पर भी बात करेंगे सर, बट पहले आपसे बात करनी है ये एफआई के आंकड़े की। 2 दिन में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की आपका सेल फिगर आ गया। जी, ये बड़ा आंकड़ा है सर, बहुत रेयरली हम देखते हैं। कल भी हमने जब बात करी 5 साल में सबसे ज़्यादा सेल फिगर था। करेक्ट। ये भी फिगर ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। करेक्ट। 2 दिन की इतनी बड़ी सेलिंग एफआई की क्या दर्शाती है और बाजार के लिए क्या मायने है इसके? या ये क्या दिखाती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। ओके। दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाती है। दिखाने के लिए ये दिखाती है कि देखिए 2 दिन में 20,000 करोड़, और जिस दिन बेचने आएंगे ना तो हवा टाइट हो जाएगी। यस। ये दिखाती है। और ये दिखाती है कि इनकी ताकत खत्म नहीं हुई है। जिस दिन अपने पे आ गए ना तो सब आप धरे के धरे रह जाएंगे। Yes. दूसरी चीज़ ये दिखाती है। तीसरी चीज़ ये दिखाती है कि जो स्पीड से और जिस मात्रा में बेचे ना, आप नया ही भूल जाइए। ये 3 चीज़ें बहुत साफ साफ दिखाती है। ये अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। जो मैं देखना चाहता हूँ वो कुछ अलग है। कुछ अलग है। मैं क्या देखना चाहता हूँ या मैं क्या देख रहा हूँ, और अगर आप मेरी नज़र से देखना चाहते हो तो फिर मैं बता रहा हूँ। 2 दिनों में 20,000 करोड़ गिरे कितने आप? हार्डली 2-2.5%। परसों का है 21,850 है और कल का लो 21,285। 850 यानी 300 मान लीजिए, करीबन 550 पॉइंट। अगर 20,000 करोड़ कैश में बेचा जाए, और ये खाली कैश का बोल रहा हूँ, वायदा कारोबार के भी 10,000 करोड़ कल के थे। Yes, sir. और परसों के और कल के वायदा कारोबार के मिलाएं तो दीप करीबन 4,500 करोड़ कल के फिर हैं। तो मतलब 20,000 तब और लगभग 14,000 करोड़, 13-14,000 करोड़, यानी कि इफेक्टिवली 2 ट्रेडिंग सेशन में आप 35,000 करोड़ के आसपास बेच गए। और कितने गिरे? 350 पॉइंट। हार्डली 35,000 करोड़ की बिकवाली पे 350 पॉइंट कुछ भी नहीं है। क्या आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या एफआईज हर रोज 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ बेच सकते हैं क्या? उसके सामने एक सवाल आपको यह भी पूछना चाहिए, क्या हर रोज हम 10-15,000 करोड़ खरीद सकते हैं क्या? और दोनों का जवाब ना है। ना है, दोनों का ना है। तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। आपकी ताकत या कमजोरी कैसे पता चलती है? जी। रोज हम आ रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये वो सब ठीक है दीप, कौन सी बात, अचानक से कोई 3 ब्रेकिंग न्यूज एक साथ आ गई जी। और उन 3 ब्रेकिंग न्यूज को मैंने कैसे हैंडल किया? राइट। ये आपकी मेरी कैपेबिलिटी है एज एन एंकर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अगर 2 ट्रेडिंग सेशन एफआईज 35,000 करोड़ के बेच के जाते हैं तो हमारे लोकल इन्वेस्टर किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? हाँ, ये उनकी ताकत है जी।
तो न एफआई रोज 10,000 करोड़ बेच सकते हैं, न हम रोज 10,000 करोड़ खरीद सकते हैं, हम ये जानते हैं। तो जब हमें पता है रोज ये नहीं बेचेंगे, और अगर जब इन्होंने दम लगा के जितना बेचना था, मतलब ये तो वो वोमिट करने जैसा है जी, कर दिया है हाँ, कि हमको नहीं जम रहा, हम तो बेचेंगे। तो भी आप देखिए ना, संभल गए ना। मतलब पॉइंट ये है कि सामने कोई तो खड़ा है ना, पहली चीज। सो इसलिए बाजार में ताकत भी है। पॉजिटिव साइड पे आप देखेंगे तो 35,000 करोड़ की बिकवाली सिर्फ 350 पॉइंट में हम 2 दिन में पचा गए। राइट। दूसरी बात, बेचा क्या है? मैक्सिमम बैंक्स, यानी एफआईज भी ऐसा नहीं कि मेरे पास जो है एचडीएफसी खराब है इसलिए मैं रिलायंस भी बेच दूंगा, इसलिए मैं एलएनटी भी बेच दूंगा, लो तुम्हारा आरईसी पीएससी सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। डिलीवरी जिसकी भी, देखो सेंटिमेंट है, मार्केट है, सब साथ में बढ़ते हैं, सब साथ में घटते हैं, ये क्लियर है। लेकिन क्या बेच रहे हैं बैंक्स? तो अपने एक चीज समझ लीजिए कि भाई आप जा रहे हैं हाईवे पे, 10 गाड़ी आपके साथ और भी चल रही, कोई आगे कोई पीछे, आपको पता है एक रैश ड्राइवर है और उसको देख के आपको समझ में आ जाता है भाई ये कुछ नहीं, या किसी को ठोकेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कि मुझे ना ठोके। बिल्कुल। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक के बाद में एफआईज जो बेच रहे हैं वो बैंक्स बेच रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? मैं लूंगा तो दूसरा कुछ लूंगा, उधर से समझ जाओ, मैं दूसरा कुछ ले लूंगा। जहां पे मुझे डर है, जहां पे सप्लाई आ सकती है, मैं वहां ना जाऊं। मेरे पास मेरे मिड कैप से, मेरे पास मेरे स्मॉल कैप से, मेरे पास मेरे पीएसयू है, मेरे पास मेरा रेलवे है, डिफेंस है, मैं वो घटेगा मैं वो लूंगा। जहां पे इनको नहीं बेचना है या इनको बेचना, वहां मेरे को कौन सा मतलब वो शूरवीर बनना है कि आओ दे दो तुम्हें जितना ना। इस काम के लिए हमने एलआईसी को रखा है, इस काम के लिए हमने लोकल फंड्स को रखा है कि जब इस तरह की सेलिंग आएगी तो बड़े स्टॉक्स यही खरीदते हैं। और इसी वजह से आज एलआईसी 900 रुपए के ऊपर है, तो इसीलिए कि जब खराब समय में सिर्फ एलआईसी खड़ा होता है, लेने के लिए दबाकर खड़ा होता है। और ब्लू चिप तो कभी बिके एलआईसी के सामने, एलआईसी के मुंह में पानी आता है, इसलिए आज उनके पोर्टफोलियो में इतनी जबरदस्त तेजी दिख रही है आपको। करेक्ट। सो आई थिंक दूसरी चीज ये है कि जो बिक रहा है उससे थोड़ा सा दूर हो जाए। तीसरी चीज जो है दीप, वो ये कि छोटे छोटे करेक्शन से बड़े ट्रेंड कभी डिस्टर्ब नहीं होते। और एक शार्प एक तरफा तेजी के बुल मार्केट में छोटे करेक्शन आएंगे, इसको आप कभी नहीं रोक सकते। और उस छोटे करेक्शन में कमज़ोर ट्रेडर्स साफ होते हैं, बाहर निकलते हैं, बाजार हल्का होता है और फिर चल पड़ता है। और ये आप आज से नहीं, पिछले साल के मार्च के अंत से अप्रैल की शुरुआत से लगातार देख रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक लगभग एक तरफा तेजी हुई है, बीच में 2 छोटे करेक्शन आए। आपने 18,837 भी देखा है, मैं याद दिला दूं आपको अगर आपको याद ना हो, जहां से आपने 22,124 की लाइफ हाई बनाई। बिल्कुल। करेक्ट। तो हर तरह के करेक्शन आते हैं, डरने घबराने की जरूरत। छोटे करेक्शन और बड़े ट्रेंड का फर्क करना समझिए। इन छोटे करेक्शन में बड़े ट्रेंड के साथ रह के आपको खरीदारी करनी है। करेक्ट, ये है। सो इसलिए ऑफ कोर्स आई एम नॉट हैप्पी विद एफआई सेलिंग। हम भी नहीं चाहते। अगर हमारा प्लेन दोनों इंजन के साथ जोर से उड़े तो मज़ा लगे। ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है, ज़्यादा रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन नहीं है। अगर मेरे पास एक इंजन है तो क्या नीचे बैठ जाऊं? नहीं ना, क्रैश लैंडिंग कर लूं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डरने घबराने की जरूरत नहीं, अलर्ट रहे, सावधान रहे। और इसकी बात मैंने जनवरी सीरीज की शुरुआत में पहले से आपको बोली है, ये सीरीज बहुत पैसा नहीं बना के देगी। हिस्टोरिकली 5 साल से ये सीरीज 1 से 2% नेगेटिव रही है। जो पैसा आपने दिसंबर में नवंबर में बनाया एक तरफा तेजी में, वो नहीं होगा। सीरीज हैवी थी, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा थी। फर्स्ट हाफ में घटना है या सेकंड हाफ में घटना है, ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल इस सीरीज में पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल है। सिंपल सी चीज़ वही हो रहा है, कोई खास। और गिरावट होकर भी कौन सा आप सीरीज ऑन सीरीज देखेंगे तो कौन सा बड़ा घट गया। सो आई थिंक ये पैसा कम बनेगा, धीमे बनेगा, लेकिन बनेगा। कम बनेगा, धीमे बनेगा। जिस समय आपने एक्सपेक्टेशन लेवल कम कर ली, और पिछले 2 दिनों की गिरावट से एक ही सबक लेना है दीप आपको, या 2 दिन का है कि भाई ठीक है, जनवरी का महीना हमें पता है थोड़ा ऐसा रहेगा, हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपर में हमारी ट्रेडिंग पोजीशन पे। इन्वेस्टमेंट पोजीशन पे तो देखिए आप दीप कल 5,500 खुला, क्या खुला था? 5,000 के आसपास खुला था। कितना खुला था? हाँ 5,000 ओरेकल। मैंने 4,360 में कहा कि ओरेकल खरीदिए पहले, और 5,000 अगर 15 दिन में हो जाता है तो मैं क्या कहूँगा, अरे ले लो यार, इतना बन रहा है पैसा, 700-800 रुपये। लेकिन एक लेवल पे मैंने कल ये नहीं कहा कि आप बेच दीजिए, एक भी लेवल पे नहीं कहा। बिल्कुल। और कई बार आपको लोग ये कहेंगे कि यार जल्दी से बहुत पैसा बन गया तो ले लो ना, क्या हर्ज है। नहीं, ये थॉट प्रोसेस बदलो। जल्दी से पैसा ज़्यादा बन गया ना तो लॉन्ग टर्म सोचो, टाइम वाइज रखो। और अगर कल आपने टाइम वाइज नहीं रखा तो 9.5 और 3.5 के बीच में क्या फ़र्क होता आप समझ सकते हैं। 25%।
25% एक 25% कमाने में 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, नहीं आता रिटर्न। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हल्के फुल्के झटके लगेंगे। अगर आपको कल और परसों 2 दिनों के बिकवाली से ये लगा कि बाजार का बुल रन खत्म हो गया है, तो फिर आप गलत प्रोफेशन में हैं। एग्जैक्टली, आप गलत प्रोफेशन में हैं। और छोटे छोटे करेक्शन बड़े ट्रेंड को डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं, इसको ट्रेंड रिवर्सल कहा जाता है, न ट्रेंड बदलना कहा जाता है। ये बड़ा ट्रेंड ही है जो तेजी का है। इस बड़े तेजी के ट्रेंड में छोटे मोटे करेक्शन आते हैं। इस करेक्शन को आपको एंजॉय करना है और पैसा लगा। कल क्यों HDFC बैंक शॉर्ट ब्लास्ट SIP का है? कल क्यों आपको मैंने कहा कि हर 500 पॉइंट पे निफ्टी लीजिए? लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हर 500 पॉइंट पे आप बैंक निफ्टी भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी बैंकों में भी सब में ताला लग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो हल्का फुल्का एक लोन ग्रोथ आपका कम आ गया जो एक्सपेक्टेड भी था। अब हमने ही उम्मीद ज़्यादा लगा ली कि भाई, मैं आपको बोलूं कि दीप चलो आप तो जल्दी चलना है एयरपोर्ट भगाओ। मैं सोच रहा हूँ दीप तो 150 की रफ्तार से चलाएगी गाड़ी और दीप 125 भी चला रहे हैं, फिर भी मैं तो दुखी हूँ। हाँ मुझे ज़्यादा चाहिए। सो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा है तो क्या। सो कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, और यही हमारा काम है। हमारा काम डराना नहीं, आपका कॉन्फिडेंस देने का है, आपको संभालने का है, आपके इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को। अगर आप ये सोचें कि मैं एकदम टॉप पे 22,124 पे मैं ही बेचूंगा और 21,285 पे मैं ही लूँगा, तो ये तो काम फिर आप कर पाएँ तो न मुझे सुनने की ज़रूरत है न किसी और को। जी, फिर तो आप करिए, फिर तो आप द बेस्ट हैं। सिंपल चीज़, फिर तो हमें भी आपको सुनना चाहिए। ईमानदारी की बात तो यही है। लेकिन एक आध बार हो जाए, शायद आप ऊपर में बेच लें तो नीचे में न ले पाए, नीचे में ले ले तो ऊपर में टॉप में न बेच पाए, और एक आध बार अगर दोनों कर भी लें तो लाइफ में एक आध बार ही होगा, ज़रूरी नहीं हर बार। हाँ, वो हमारे इतने सालों का एक्सपीरियंस हमें ये बताया कि हर बार कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। सो इसलिए रैशनल रहें, डरे नहीं, घबराए नहीं। कोई बड़े ट्रेंड में किसी तरह का बदलाव नहीं। एक चीज़ ध्यान रखो सिर्फ कि भाई आपको इतना बड़ा डोज मिला है, उसके बावजूद बॉडी आपकी रेस्पॉन्ड कर रही, रिकवर करी। कई बार होता है ना एंटीबायोटिक, आज तो सरकार ने भी बोल दिया एंटीबायोटिक ज़्यादा मत खाया करो भाई, खिलाओ मत। तो एंटीबायोटिक का इतना बड़ा डोज आपको लगाया है, उसके बावजूद आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, तो ये बड़ी चीज़ है। 35,000 करोड़ सप्लाई आप झेल गए 2 दिनों में। किस बात के कमज़ोर हो आप? खड़े हो? कौन बोलता है कमज़ोर हो आप? अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप 3 दिन खड़े रहे ना, FI बेचना बंद करके ये खुद आएंगे। फिर बोल रहा हूँ, तेजी में तो हमेशा बोलता हूँ, आज मंदी में बोल रहा हूँ आपको फिर से, कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे, चाहे FI हो चाहे लोकल फंड, क्योंकि ताकत हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की है। एब्सोल्युटली, डरिए मत, घबराइए मत, बढ़िया ताकत दिखाइए। अच्छा, ये तो एक बड़ा ट्रेंड तो आपने बता ही दिया, वहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं, बट जो डे टू डे ट्रैक कर रहे हैं, आर्ली ट्रेड्स कर रहे हैं, उनके लिए 2 दिन की गिरावट के बाद अब हम संभलेंगे, क्योंकि दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज भी निकल गई हैं। बिल्कुल। तो दीप, एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपकी वीकली एक्सपायरी का प्रेशर, देखिए क्या होता है, HDFC बैंक का रिजल्ट और वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की दोनों साथ में आ जाए तो मुश्किल है जी। उसका दूसरा स्पाइरल इफेक्ट आपका नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी पे आया, तो कल निफ्टी ज़्यादा गिरा। लोगों को लगा निफ्टी आए तो मिड कैप स्मॉल कैप भी आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप देखो ऐसा है ना बॉस, ये स्टार इन मेकिंग है ना। इनको जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है लाइफ की, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और ये बाद में रिग्रेट करेंगे कि यार हमने उस समय इनको औने पौने दामों में बेचा नहीं होता, हमने उस समय इनकी पोटेंशियल समझ ली होती है। ये स्मॉल कैप मिड कैप बनेंगे, ये मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे। Exactly. और अब लार्ज कैप का मतलब सिर्फ 50 निफ्टी के स्टॉक नहीं रह जाएंगे या 100 टॉप स्टॉक नहीं रह जाएंगे। हमारी इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी होने वाली है, 5 से 3 पहुँचेंगे, ऐसे 50 लार्ज कैप बनेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 11 बजे वाला शो मिस मत करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्मॉल कैप से मिड कैप बनने की प्रोसेस और मिड कैप से लार्ज कैप बनने की प्रोसेस में जो पैसा बनता है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई में। और ऐसे ही बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े नहीं बने, उन्होंने स्मॉल कैप शेयरों को मिड कैप तक पहचाना, स्मॉल से मिड कैप बनने की प्रोसेस में पहचाना, वहाँ खरीदा और मिड कैप से लार्ज कैप बनने की प्रोसेस तक होल्ड किया, तब जाके बड़ा पैसा बनता है। सो आपको 2%, 3%, 5% के करेक्शन में अपने आप को बर्बाद कर लेना है या 50% की तेजी के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये सवाल आपको पूछना है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत कर। अब रहा सवाल आज का जो आपने पूछा, काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी है। पहली चीज़ डाउ,
अमेरिका की बात कर लें थोड़ी, कर लेते हैं। बिल्कुल, ग्लोबल संकेत भी स्टेबल है, ग्लोबल संकेत बढ़िया है। कल आपने मेंशन भी किया था एक बार कि शायद आपको लग रहा है कि अब डाउ, और क्या मैंने साफ साफ बोला था कि मेरे हिसाब से डाउ हो गया, 3 दिनों से घट गया, और आज डाउ आपको अच्छी तेजी के साथ बंद होना चाहिए। कल मेरे ख्याल से आपने क्लोजिंग में जब 3:20 पे स्ट्रेटजी पूछी थी तब हमने कहा भी था, और निचले स्तरों से 400 पॉइंट डाउ बढ़कर आया, 400 पॉइंट, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए डाउ लगभग फर्स्ट हाफ पूरा ढीला ही था, नीचे ट्रेड कर रहा था लाल निशान में। नैस्डैक में भी अच्छी तेजी, और सबसे बड़ी बात दीप ये है कल डाउ में जो तेजी हुई इसमें किसी चीज का सपोर्ट नहीं, नॉट अ सिंगल सपोर्ट। डेटा है कमजोर थे, कौन से थे ये? सेल्स के डेटा, हाउसिंग सेल्स के डेटा बढ़कर आए, इसका मतलब इकोनॉमी मजबूत है। 1-2 बयान जो आए वो भी ब्याज दरें कम होने की तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं। एक किसने कहा कि साल के मध्य तक आप भूल जाइए कि ब्याज दरें घटेंगी, ये भी संकेत आ रहे हैं। करेक्ट सर। तो हर एक तरह से संकेत किसे, और अच्छा आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका बढ़ा क्यों? तो ये कि अमेरिका के बाजार भी सपोर्ट लेवल पर आ गए थे, वहाँ से थोड़ी रिकवरी हुई इंडेक्स में, और नैस्डैक में तो एप्पल की वजह से थोड़ी तेजी हो गई, वहाँ एक अपग्रेड आया तो 3-3.5% वो बढ़ गया। सो आई थिंक कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा अनुमान था 3:20 पर जो हमने कहा था कि एक रिकवरी अच्छी बन सकती है, वो रिकवरी आपको दिखी। तो पहला आज डाउ की रिकवरी से मिलेगा आपको सहारा, दूसरा इंडसइंड बैंक के नतीजे। तो अगर आप बिल्कुल बजाएं तो मैं इंडसइंड बैंक के नतीजे रिजल्ट रिव्यू के तौर पर यहीं पे आपके सामने पेश कर सकता हूं। बिल्कुल, आइए अभी डिस्कस कर लेते हैं रिजल्ट रिव्यू इंडसइंड बैंक। बताएं जी कैसे लगे नतीजे? अच्छे हैं दीप। पहले तो मैं आपको लेवल से दूं, 1595 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। 1640, 1650 और 1664 ये 3 टारगेट आप इंडसइंड बैंक के लिए रख सकते हैं। मुझे इंडसइंड बैंक के रिजल्ट इंडसइंड बैंक के लिए के बजाय है ना, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि भाई ये HDFC बैंक तो नहीं है ना, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरा HDFC बैंक तो नहीं। और मुझे इन नंबर्स को देख के बाद रिलीफ मिली कि नहीं ये HDFC बैंक नहीं, ये इंडसइंड बैंक ही है। अच्छा, ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने टारगेट बढ़ाए इंडसइंड बैंक पे। देखिए CLSA ने 2000 का टारगेट कर दिया, जेफरीज का 2070 का टारगेट है ही, तो 2000 के ऊपर टारगेट रखने वाले 4 ब्रोकरेजेस हैं सिटी HSBC मिला के, और बढ़कर आए, एक भी घटा नहीं। क्या अच्छा है पहले वो समझ लीजिए। रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर है हर एक पैरामीटर पे। 20% की लोन ग्रोथ काफ़ी बढ़िया मजबूत मानी जाएगी। LDR जिसको लेकर थोड़ा सा चिंता वाला माहौल था HDFC बैंक में, इनका LDR 80% से बढ़कर 90% की तरफ बढ़ा है पिछले 2 सालों में, वो भी अच्छा ही है। और वो बोल रहे कि हम यहाँ पर इन लेवल पे कंफर्टेबल है मैनेजमेंट, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक से आप जो इंडसइंड बैंक के नंबर से देखना चाहते थे वो सब कुछ इसमें है। NIMs मेंटेन किए हैं, घटने नहीं दिए हैं। एक ही चीज़ थोड़ी सी चिंता की बात है, नहीं तो मैं बोलता कि क्या तोड़फोड़ नंबर दिए, और वो है स्लिपेजेस। फ्रेश स्लिपेजेस थोड़े से 20% बढ़ के आए, ये मेरे लिए हल्की सी चिंता की बात। चिंता भी नहीं कहूँगा, मतलब मैं एकदम मुस्कुरा नहीं पा रहा जोर से, एकदम मज़ा नहीं आ रहा वो देखकर। मतलब अच्छे नंबर, तोड़फोड़ नहीं है। तोड़फोड़ नहीं है, अच्छे तोड़फोड़ में फ़र्क है। बिल्कुल, मेरे को तोड़फोड़ नंबर नहीं मिले, अच्छे मिले। सो अगर थोड़ा भी मतलब है ना, ये यहाँ पे स्लिपेजेस वगैरह में थोड़ा सा कंट्रोल, नहीं तो मैं आपको बोलता ये तो आज 10% वाला स्टॉक है। अब ये 10% के बजाय 2-4% का स्टॉक रह गया आज बढ़ने के लिए। अच्छा। सो इसलिए मैंने आज आपको ये टारगेट दिए। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे आ जाए, कोई खास बड़ी बात नहीं, बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। तो ये आपके इंडसइंड बैंक। अब आइए फिर से स्ट्रेटजी पर। डाउ की रिकवरी के बाद इंडसइंड बैंक के रिजल्ट से आपको बैंक्स को भी सहारा मिलेगा और बाजार को भी। FIs ने 2 दिनों में 20,000 करोड़ की कैश में बिकवाली की है। 2 दिनों में 15,000 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स और बेचे हैं। लेकिन आगे जो बड़ी बात है कि गिरे नहीं है उतने। 1,000-1,500 करोड़ FIs बेचते थे ना, तो हम निकल जाते 200-300 पॉइंट निफ्टी। बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 करोड़ पे इनसे हिल नहीं रहा मार्केट। क्या मजाक करते हो क्या? वो ये तो बड़ी बात है सर। ये ताकत है बॉस। 10,000 करोड़ पहले मेरे नीचे का सर्किट लग जाए। कोविड का समय ऐसे ही होता था। अरे सबने हमने देखे लाइफ में कितने सर्किट है। 10,000 करोड़ आप 23 मार्च 2020 का आंकड़ा उठा के देख लेना, तब भी 10,000 करोड़ नहीं बेचा और सर्किट लग गया होगा। सर बिल्कुल, ये तो ताकत है बहुत रिटेल की। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। रिटेल नहीं है, पावरफुल है, दम है, सब मिलके एक साथ दम है। ये दिख रहा है। बिकवाली भी हुई तो किसमें? ज़्यादातर आपके बैंकिंग शेयरों में। सबसे बढ़िया बात आज के लिए क्या है,
वीकली एक्सपायरी दोनों की निकल गई, थैंक यू वेरी मच निफ्टी बैंक निफ्टी की, और पोजीशन कम है। अच्छा मजे की बात एक और है जी, अब वीकली एक्सपायरी होने के बाद ये आखिरी एक्सपायरी नहीं मंथली, बीच में एक वीक हफ्ता और आखिरी वाली होती है, तो फिर आप थोड़ी सी हल्की पोजीशन ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। एक है ना नहीं भी कोई है ही नहीं पोजीशन ज्यादा, मस्त रहो आप आराम से, क्या टेंशन है, ठीक है। निचले स्तरों पे है मौके खरीदारी के, और शॉर्ट करने वाले हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कल मैंने आपको कहा भी था शॉर्ट काट के जाइए, राइट, कल तो कहा था। कल शॉर्ट काट के, और जिन मिड कैप्स में 15-20% की गिरावट हो गई, जो अच्छे, कोई समझो कोई आपका पावर स्टॉक है 15-20% घट गया, कोई आपका रेलवे स्टॉक्स है, कोई डिफेंस स्टॉक है पिछले 3 दिनों में 15-20% या टॉप से घट गया, ले लो हाँ ले लो, अच्छा ले लो, अच्छी क्वालिटी का मिड कैप जो 15-20% करेक्शन दे, ले लो। अगर निफ्टी को आप 5% करेक्शन, 500 पॉइंट करेक्शन पे लेने को तैयार है, बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट करेक्शन पे लेने को तैयार, निफ्टी कल मैंने क्लियर बोला था 350, 250, 150, 3 टुकड़ों में ले लेना जितनी ताकत है। जी, एक मौका मिला आपको, अब मौका 1 देगा 3 देगा ये मैं थोड़ी डिसाइड कर सकता हूँ, करेक्ट सर। तो इसलिए डरने की बात बिल्कुल भी नहीं। अब आइए आज के संकेत, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआई नेगेटिव है, डीआई पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट कॉशियस, ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है, गॉट इट। 21,300, 21,400 ये पहला सपोर्ट जोन है, ये टूटेगा नहीं, इसके नीचे की वैसे ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फॉर द फॉर्मेलिटी से मैं आपको दे देता हूँ। 21,150, 21,250 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। ऊपर 21,550, 21,650 पहली रेंज है जहाँ जाने की कोशिश निफ्टी करेगा, और उसके बाद 21,750, 21,850। बिकॉज हाँ एक चीज़ और बोलूँगा यहाँ पर जो अब तक नहीं बोली, नहीं है वो, और वो 21,750, 21,850 इस रेंज में आए तो एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करके वापस, हाँ जो आपने ट्रेडिंग पोजीशन के तौर पे लिए, अगर आज कल में आप नीचे लेवल पे कल ले पाए, आज लेंगे, तो आपको इस 700 से 850 की रेंज में थैंक यू भी करना है, बिल्कुल करना है। कोई हमको 22,124 जल्दबाजी में नहीं बनाना, राइट, ठीक है, वापस नहीं अच्छे से करें तभी। हाँ बिल्कुल, जनवरी का महीना है, ऊपर में फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। ये अब ये एक तरफा मार्केट में वही बोल रहा हूँ, 2-3 दिनों के ये पूरे एक्शन से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, और ये तो 3 दिन से मैं बोल रहा था आपको कि ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहिए, ब्रेकआउट देगा तब एक बार देगा। सो अब वापस से इस रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार कीजिए। ठीक है। बैंक निफ्टी 45,225, 45,425 पहला सपोर्ट जोन है, 44,950, 45,150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 46,075, 46,175 आपके लिए हायर जोन है, 46,300, 46,475, ये 47,475 को 46 कर दीजिए, 46 इज इनफ, 47 आज के लिए ऑप्टिमिस्टिक आएगा, आएगा ऐसा नहीं स्क्रीन पे आएगा तो आएगा किसी दिन, बट नॉट टुडे, ओके। तो ये आपके लिए लेवल्स आप ऊपर के। एफआईएस की लॉन्ग 50% के नीचे आ जाओ, नीचे आ गए ना, आ रहे हैं सब धीरे धीरे, हो जाओ खाली। चलिए बढ़िया है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल, पुट कॉल कंफर्टेबल। विक्स देखो 7% घट के आ गया थी, इसका मतलब ये कि थोड़ा धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। स्टॉप लॉसेस इंट्राडे कल के लो पर 21,285 का लो बनाए, 21,275 पे रखिए। क्लोजिंग कल का 21,425 था, आज भी 21,425 है। कल आप देखो दीप 21,425 से 150 पॉइंट नीचे गया। हुआ स्टॉप लॉस ट्रिगर? नहीं। क्यों? 10 जनवरी को 21,448 का आपने जनवरी सीरीज का लो बनाया, मैंने कहा वहाँ के उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, देखो वहीं जाके बंद हो। नहीं होता ऐसा है, हड़बड़ी में ऐसा नहीं। और बैंक निफ्टी पे कल का लो जो है 45,430 के आसपास का, उसके ठीक नीचे 45,400 का आपका स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग। शॉर्ट साइड पर लग रहे हैं तो आप 21,600 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और बैंक निफ्टी पर 46,200 का इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप रखिए। कल का हाई 46,184, उसके ऊपर निकल जाए तो गलती हो गई। ठीक नई पोजीशन सर। नहीं, गलती मान के गलती सुधारने में तो क्या होता है, वो लाइफ लॉन्ग काम आती है, याद रहता है। हाँ, मतलब आप मान के सुधार लो ज़्यादा बढ़िया है, इससे बजाय कि बाजार आपको सुधारे। मतलब देखो वैसे ही ना, आप बचपन में या तो आपको अपने पेरेंट्स ने, बड़े भाई बहनों ने, ठीक है, या फिर टीचर्स ने सुधारा होगा। अब आप सोचो फ्लैशबैक में जाके कि उनके सुधारने के बजाय हम खुद अपने आप सुधर जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। डांट कम पड़ती, मार कम पड़ती, और उल्टा है ना, इमेज अच्छी बनती है, यार लड़का ठीक है, अपने आप गलती ठीक कर लेता। तो करनी तो पड़ी ना, करनी तो पड़ी। देखो आशीष कितना, हाँ आशीष बहुत हुआ है आपके साथ, इतना गर्दन तो मैंने कभी हिलाते नहीं देखा आशीष को। नहीं रिलेट कर पा रहे सर, आपने जो बताया ना चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा जाओ ठीक है, फिर मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ओके हाँ, अरमान ने भी हिलाया, खाली नूपुर ने नहीं। नूपुर के नहीं, नूपुर वाले नहीं, मैं एडमिन है, मैं तो मेरे हिसाब से मेरे को तो कोई दूसरा ठीक करेगा तो चलिए, तो ये आपके लिए लेवल से स्टॉप लॉस के हिसाब से निफ्टी में 46,200 रखिए कल के हाइस पे स्टॉप लॉस।
ठीक है सर। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के भी होगा। अब नई पोजीशन देता हूँ खरीदने के लिए। वैसे बेस्ट रेंज है 21,300 21,400, अगर इस रेंज में आज दिन के दौरान मिलता तो ज़रूर लीजिए, और नहीं तो फिर कल का लो आपका है 21,285 का, उसको स्टॉप लॉस समझ के आपको करनी है खरीदारी। टारगेट आपके लिए बनेंगे ऊपर की तरफ 21,465, 535 दो छोटे टारगेट, 570 दो मीडियम टारगेट, 650 700 तक के एक 650 के बाद एक 725 और ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर के टारगेट है जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं 21,600 21,700 की रेंज में थोड़ा 2 टुकड़ों में बेच सकते हैं, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 21,850 का लगाना होगा। ये आप स्टॉप लॉस लेके चलें आप बेचने के लिए आज से 21,800 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 21,600 21,700 का स्टॉप रेंज में बेचे, 21,800 का स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे दीप 21,550 21,475 दो छोटे टारगेट हैं, 21,450 402 मीडियम टारगेट, 350 300 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिक वाली ऊपर के लेवल पे कर सकते हैं। जितना 21,700 के नज़दीक बेचेंगे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या 200 पॉइंट बढ़ सकता है, तो कभी आपने ये सवाल किया था कि 200 घट सकता है? तो सही बात, अगर घट सकता तो बढ़ भी सकता। अगर समझो एफआई आज हाथ रोक ले, नहीं बेचना अब हमको, तो हल्के बाजार कूद जाए, क्या बड़ी बात है? एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 45,425 45,600 की रेंज में खरीदारी का मौका है, या फिर कल का लो 45,400 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीद लीजिए। ठीक है, टारगेट 45,800 46,000 दो छोटे टारगेट है, 46,075 46,175 ये आखिरी बाधा है दिन के ट्रेडर्स के लिए। एक बार 46,200 के पार निकले तो निफ्टी 2 दिनों के हाई को पार करेगा। ठीक है ना, कल का भी और नहीं, कल का हाई पार करेगा और परसों का क्लोजिंग पार करेगा। तो ये एक आखिरी कंजेशन जोन है, इसके ठीक ऊपर दी फिर 46,300 375 475 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। अब बैंक निफ्टी बेचना चाहिए, इसमें दीप थोड़ी क्लैरिटी कम आ रही है कि कहाँ बेचे, तो इसलिए मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की राय दे रहा हूँ। अगर बेचना ही चाहें तो 46,500 के जितना नज़दीक, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो वहाँ पर बेचिए 46,375 500 के आसपास 2 टुकड़ों में बेचिए। 46,650 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 46,300 200 और 46,075 3 छोटे और विजिबल टारगेट है। 46 45,800 और 45,725 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिटकॉइन। गॉट इट। चलिए, ये सारे बड़े लेवल्स जहां पर रखनी है आपको नजर। आज के लिए बैन लिस्ट बदलाव नहीं हुआ है, 13 के 13 स्टॉक्स बैन में, बट विद इन दैट आपने देखा है बलरामपुर चीनी फ्रेश एंट्री हुई है, चंबल फर्टिलाइजर बैन से बाहर आ गया। टोटल नंबर में बदलाव नहीं है, बट एक स्टॉक एंट्री एग्जिट कर चुके हैं। अच्छा, इंडस्इंड की तो बात कर ली, कोई और इंपॉर्टेंट लेवल? स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे सीधा डेटा आप देखो, नॉट कुछ है ही नहीं है। आइए फिर स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी की तरफ से। बताएं सर। हाल ही की लिस्टेड फार्मा कंपनी पर मेरी आज खरीदारी करने की राय है। कैश का स्टॉक है इनोवा कैप टैब। लिस्टिंग के बाद पहली बार रिजल्ट आ रहे हैं। लिस्टिंग के वक्त तो आईपीओ के वक्त हमने इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय भी दी थी। हमने कहा भी था कि लिस्टिंग पर भी पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखिए। लिस्टिंग के बाद से भी स्टॉक 15% ऑलरेडी दिसंबर के महीने में लिस्टिंग के बाद से चल चुका है। ये शायद Q2 के नंबर्स होंगे इसके शायद, आई थिंक। हाँ बिल्कुल ना। हाँ। तो लेकिन हाँ, दूसरी तिमाही के, तीसरी के नहीं है। हाँ, लेकिन लिस्टिंग के बाद पहले लिस्टिंग के बाद के पहले, हाँ, दूसरी तिमाही के नंबर, तीसरी नहीं, दूसरी। ध्यान, अच्छा आपने हाईलाइट कर दिया। नंबर्स पहले मैं लेवल्स दे दूं दीप जी। 514 ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 525 535 और 550 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आय 17% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 30-31%, मार्जिन अच्छे इंप्रूव होकर 14% पहुँचे हैं और 22-23% आपके लिए ये आया है मुनाफा। सो बेसिकली काफ़ी तक ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाओं की, और उसमें ये मार्जिन इंप्रूव करना 14.25%, ये मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में बेस्ट मार्जिन है क्रेम्स में। तो और मेंटेन, मेरे को तो यही डाउट था कि ये मेंटेन कर पाएंगे क्या आईपीओ के बाद। सो आईपीओ के बाद का जो पहला रिजल्ट, नो डाउट रिजल्ट आईपीओ के पहले के बिजनेस का है, राइट, लेकिन आया बाद में। तो एक बार यहाँ तेजी का मौका बन सकता है, ये आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे। और बाकी 9 बजे एक और स्टॉक ऑफ द डे है, आएगा बिल्कुल। और एक चीज़ और है 9 बजे आज आईपीओ ईपैक। एक चीज़ और है दीप, जो शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कल से, अच्छा, क्योंकि मेरे को किसी ने याद दिलाया कल न्यूज़ रूम में। क्या सर? सर बजट आ रहा है। हाँ आ रहा, तो उन्होंने अपनी पुरानी सीरीज का क्या हुआ? मेरे को कौन सी सीरीज ये याद दिलाने आशीष ही थे। आपके बजट में सस्ता शेयर, आशीष आपने याद दिलाया। सुपर हिट सीरीज सर, सुपर हिट से तो कोशिश है कल से सीरीज की शुरुआत करनी। अरे वाह, कल तो समय मिल नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कल शनिवार
शुभ शुरुआत दिन है, शनिवार को बिल्कुल करेंगे, करेंगे, शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, कल NSE BSE मिल के इतना स्पेशल आयोजन कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी कुछ स्पेशल भी कुछ करेंगे। तो आपके बजट में सस्ता शेयर, ये कल हम इस सीरीज की शुरुआत करें। तो कल 9 बजे, हाँ मार्केट तो वही सेम टाइप है, तो कल आपके लिए वो एक स्टॉक भी आने की तैयारी में। ठीक है सर, डन। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। एक और स्टॉक आ रहा है, IPO भी चर्चा करनी है, कुछ खास और प्रोग्रामिंग भी तैयार है। नुपुर, अरमान और आशीष भी तैयार हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ। नुपुर, मॉर्निंग, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो आज HUL, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्री तीनों बड़े दिग्गज कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ फोकस रहने वाला है। अतुल और RBL बैंक के भी FNO काउंटर से आज आने वाले हैं नतीजे। कैश में नजर डालें तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, पेटीएम, श्री दिग्विजय सीमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CESC, तेजस नेटवर्क जैसे नाम आपको नजर आएंगे और लिस्ट लंबी है कैश की, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पर आज आपको फोकस करके चलना है। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर यहाँ पे बोर्ड आज करेगा विचार और अनाउंसमेंट आती हुई दिखेगी। आज फिर से IT स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। एक्सटेटेड TCS की 27 रुपये का डिविडेंड है, 9 रुपये का इंटरिम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड 18 रुपये का, तो इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक प्राइस में दिखेगा। और लास्ट में HCL टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 12 रुपये का, तो इसका भी एडजस्टमेंट आज होते हुए नजर आएगा। चलिए, यह कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और अपडेट्स। अरमान, नतीजों से करिए शुरुआत। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नतीजों में सबसे पहले 361 मैम, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 25% बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर वो कम होकर आते हुए दिखे हैं, 63.5% से कम होकर 60.6% पर आते हुए दिखे हैं। पूना वाला फिनकॉर्प, यहाँ पे नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। NII में लगभग 63% की बढ़ोतरी है। मुनाफा देखें तो 77% बढ़कर आता हुआ दिखा है। AUM में भी आपको 58% के आसपास का उछाल दिख रहा है। और GNPA देखें या फिर NNPA देखें, दोनों में आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा है। डिसबर्समेंट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली जो है वो होते हुए दिखे हैं। लोएस्ट GNPA, NNPA, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट वो भी आता हुआ दिखा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 9% गिर कर आई है। मार्जिन्स की बात करें 8.2% से इंप्रूव होकर 11.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी 20% के आसपास का उछाल दिखेगा। होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप देखें NII लगभग 20% बढ़कर आई है। मुनाफा 34% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और AUM में भी लगभग 33.5% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। मेट्रो ब्रांड्स, आय लगभग 6% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट दिखी है आपको, 34.3% से गिरकर मार्जिन्स 31.4% पर आते हुए दिखे हैं। इसी के चलते मुनाफे में भी आपको 12.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। और अंत में शॉपर्स स्टॉप, आय लगभग 9% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स थोड़े से गिर कर आए हैं, 18.7% से गिरकर 17.6% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा देखें तो लगभग 41% गिर कर आता हुआ दिखा है। ओके, नतीजों का तो अपडेट भरपूर है। नुपुर, खबरों के से करिए शुरुआत। बिल्कुल, IPO अपडेट बता देती हूँ। ईपैक ड्यूरेबल्स, जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, आज IPO ओपन होते हुए दिखेगा। इसकी साइज़ देखिए तो 640 करोड़ के आसपास के एंकर इन्वेस्टर के जरिए कंपनी ने करीबन 190 करोड़ रुपए जुटाए हैं। HDFC म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे नाम आपको यहाँ पे नजर आएंगे। OFS में आज NHPC का दूसरा दिन है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज ओपन होने वाला है। करीबन 35 करोड़ शेयर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। फ्लोर प्राइस देखें तो 66 रुपीज़ के आसपास के, तो NHPC आज फिर से फोकस में आने वाला है। खबरों के लिहाज से EMS लिमिटेड पे आज फोकस करके चलना है, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। करीबन 480 करोड़ की इसकी कॉस्ट है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। आज CL एजुकेट, वरना लर्निंग और अकेडमी पर भी फोकस करके चलेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन, जहाँ पर उनका कहना है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों का एनरोलमेंट करना अब डिफ़िकल्ट होगा कोचिंग सेंटर्स के लिए। और कोचिंग, होटल, इन सब की जो पूरी फीस होती है इसे भी वेबसाइट्स पर उपलब्ध कराना होगा, तो इन स्टॉक्स पर फोकस करके चलना है। सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ है डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए, कि जहाँ पे डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से रॉ मटेरियल के रिक्लासिफिकेशन पर जांच की गई है और उसकी कार्रवाई यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। अनंतराज, जहाँ पे QIP बंद हो चुका है। फ्लोर प्राइस देखें तो 310 रुपये की, मौजूदा भाव से 4% के डिस्काउंट पे, और जो इशू प्राइस है वो भी 7% के डिस्काउंट पे आपको नजर आएगी। और लास्ट में बोरोसिल लिमिटेड, जहाँ पे 24 जनवरी को बोर्ड की बैठक है। फंड जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा। पब्लिक ऑफर राइट्स इशू के जरिए फंड यहाँ पे जुटाया जा सकता है। ओके, खबरें तो काफ़ी हैं। अरमान, कुछ और खबरें आपके पास भी हैं? जी बिल्कुल, कुछ खबरों में सबसे पहले JSW इंफ्रा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि नवकार कॉर्प के अधिग्रहण से जुड़ी खबर पर सफाई आती हुई दिखी है। खबर ये थी कि JSW इंफ्रा जो है वो नवकार कॉर्प को एक्वायर करने के लिए दौड़ में काफ़ी आगे है।
उस बात का खंडन किया है और कहा है कि बोर्ड के सामने इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कारोबार के विकास के लिए अधिग्रहण से जुड़े आकलन करना कारोबार का हिस्सा है। ब्राइटकॉम ग्रुप, यहां पर सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने ब्राइटकॉम ग्रुप की अर्जी ठुकराई है। अर्जी क्या थी? अर्जी ये थी कि सुरेश कुमार रेड्डी साहब और SL नारायण राजू जी के डायरेक्टर बनने पर लगी रोक जो है वो हटे। REC कंपनी को रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसमें अगर आप बात करें रूफटॉप सोलर से 2026 तक 40,000 मेगावाट क्षमता तक लक्ष्य हासिल करने का यहां पर दिया है लक्ष्य। चॉइस इंटरनेशनल, इनकी सब्सिडरी को लगभग 17 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। बल्क और ब्लॉक डील्स में अंत में IEX, यहां पर पब्लिक शेयर होल्डर इंडस इंडिया फंड, यहां पर इन्होंने 50 लाख शेयर्स जो कि 0.6% के आसपास की हिस्सेदारी है 138 के भाव पर बेचते हुए दिखे हैं। उनकी हिस्सेदारी 1.55% से गिरकर लगभग 1% के आसपास होगी। ओके, ये है सारे के सारे अपडेट और कल का पूरा फंड एक्शन। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, करिए शुरुआत आज के टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए इंडसइंड बैंक, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। टोटल 8 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है और इनमें से सिर्फ एक ही नेगेटिव है, JP Morgan, जो कि न्यूट्रल की रेटिंग के साथ करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दे रहे हैं 1450 रुपये का, 1613 का भाव है। बाकी के सभी 7 ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स दे रहे हैं। CLSA ने खरीदारी के राय के साथ टारगेट 1700 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं जेफरीज, खरीदारी की राय के साथ 2070 रुपये का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट प्राइस को एडजस्ट किया है और साथ में अगर आप देखें तो HSBC भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं 2040 रुपये के टारगेट के लिए। कमेंट्री के लिए आज से देखें तो नतीजे सबको पसंद आ रहे हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि स्लिपेजेस थोड़े अनुमान से ज़्यादा देखने को मिले, तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। इसके अलावा इंडिया मार्ट, इंटरमेश, यहाँ पर भी इम्पैक्ट है। नोमेरा की तरफ से आ गया है अब अपग्रेड, पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब ये न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस आप देखिए 2250 रुपये से बढ़ाकर इन्होंने 2530 रुपये कर दिया है। हालांकि स्टॉक 2490 के करीब ही ट्रेड कर रहा है और ये मान रहे कि कंपनी की जो रिवाइज स्ट्रैटेजी है इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। टाटा कम्युनिकेशंस, कल बाजार के दौरान नतीजा आए थे, स्टॉक में इम्पैक्ट भी आया। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस में छोटा सा करेक्शन किया इन्होंने, 2045 रुपये का जो पहला टारगेट था घटाकर 2000 रुपये कर दिया। हालांकि 1770 रुपये का भाव है और ये मान रहे कि आय का आंकड़ा अनुमान के मुताबिक, लेकिन कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो जो नतीजे हैं इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले और ख़ासतौर पर जो इनका एंटरप्राइज बिजनेस है यहाँ पर ग्रोथ का आंकड़ा भी काफ़ी तगड़ा आया है। पॉलीकैब, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 5888 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। बोल रहे कि डिसबर्समेंट्स और AUM में देखें तो ग्रोथ तो है, लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखनी होगी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये इनके अनुमान से 4% कम यहाँ पर देखने को मिली है और मुनाफे का आंकड़ा इनके अनुमान से केवल 1% ही बेहतर देखने को मिला है। तो 984 का भाव, 1250 का टारगेट है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1170 रुपये का लक्ष्य दिया है। 361 वैम, यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 643 का भाव, 750 का टारगेट है। HDFC बैंक पर CLSA की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, अभी भी अपने व्यू पर बरकरार है, 2025 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। आरती इंडस्ट्रीज पर कल खबर आई थी कि इन्हें एग्जिस्टिंग कस्टमर से कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का व्यू आया है ओवरवेट की रेटिंग के साथ 575 रुपये का ही टारगेट है, जो कि करंट मार्केट प्राइस यानी 612 से कम है और ये मान रहे कि जो लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये नियर टर्म में कोई डिमांड विजिबिलिटी का संकेत आपको फिलहाल नहीं देते हैं। टाइटन पर रिपोर्ट आई है, CLSA की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 4494 रुपये के लक्ष्य के लिए। IGL पर रिपोर्ट है, सिटी की तरफ से खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 438 का भाव, 510 रुपये का टारगेट है। डिविस लैब पर जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट 3510 रुपये से बढ़ाकर 3610 कर दिया। लॉरस लैब पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन टारगेट 260 से बढ़ाकर 290 कर दिया। सिंजन इंटरनेशनल यहाँ पर होल्ड की रेटिंग है, लक्ष्य 805 से घटाकर 770। कॉन्कॉर्ड बायोटेक यहाँ पर होल्ड की रेटिंग है, लक्ष्य 1300 से बढ़ाकर 1440। ग्लैंड फार्मा पर भी देखिए टारगेट बढ़ाकर 2250 का दिया है और अंत में पिरामल फार्मा, यहाँ पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और टारगेट 135 से बढ़ाकर 170 कर दिया है, 140 का फिलहाल भाव चल रहा है। ओके, ये है आपके लिए
पूरा का पूरा एक्शन आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं अब और आगे। वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। न हमको विश्वास हुआ है, न आप में से किसी को होगा, क्या न खुद कुणाल जी को होगा, आज वो सर्वप्रथम है। कुणाल जी, ये कहाँ से हो गया? इसका तो एक ही कारण हो सकता है, शायद कल 3:30 बजे के बाद से वो गए ना हो। तो कुणाल जी सुप्रभात। आप जहाँ टिके हैं, जमे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। यकीन कीजिए अपने कानों पर। जी हाँ, आप आज प्रथम हैं, बहुत बहुत बधाई। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। तो अनिल जी आज फाइनली सूरज पश्चिम से उगी गया। अनिल जी, नहीं। अनिल जी कल बंसल जी से आप भेंट हुई थी, शायद उसका परिणाम होगा कि ना आप इतने पावरफुल भी नहीं है कि सूरज को पश्चिम से उगा दें। सूरज उगा नहीं है, बस इतना ही। उगेगा तो पूरब से ही, लेकिन आज उगा नहीं है बस। जी अनिल जी कल बंसल जी से भेंट हुई थी मेरी, और अनिल जी कुछ असर बंसल जी का मुझ पर और मेरा कुछ असर उन पर पड़ा होगा, तो उसके कारण ये संतुलन स्थापित हो गया। और अनिल जी कल हमने डावोस वाली बैठक की। अनिल जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे होता है डावोस में, अच्छा। तो हम डावोस तो जा नहीं पाए। दिल्ली में भी डावोस जैसा ही मौसम है, तो हम डावोस जैसी शिखर वार्ता कर रहे थे, तो उसी का असर है अनिल जी कि आज मैं जल्दी हूँ। अच्छा, बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी बंसल जी। पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी टिप्पणी बाद में, अनिल जी कल जो हमारी डावोस टाइप की मीटिंग हुई थी ना अनिल जी, वो वाकई लाजवाब थी। और बिल्कुल अनिल जी वही स्टाइल था जैसे वहां पर वो स्विट्जरलैंड में चलते ना अनिल जी, बड़े बड़े मतलब कि गोल कांच के गिलास, उसमें छोटा सा अनिल जी इतना सा ड्रिंक, और अनिल जी ड्रिंक से महंगी चाय अनिल जी। तो कल वो कुणाल जी को मैंने प्रूव भी करा कि कोरियक जो होती है ना, शराब नहीं होती है। अच्छा। तो पूरा उसी स्टाइल में अनिल जी मीटिंग हुई थी, और कुणाल जी मफलर पहन के भी आए थे। हाँ। और दूसरा अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुणाल जी आज पहले खुद नहीं आए अनिल जी। ये जो आज आप ये स्वेटर देख रहे हैं अनिल जी, ये मेरी वाइफ की फ्रेंड ने अनिल जी स्पेशली लंदन से भेजा है कि दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, मोटी मोटी जैकेट नहीं पहननी पड़ेगी। बट उनको मालूम नहीं है कि भैया एक बार ही पहनूंगा स्वेटर, बाकी बार वो जैकेट ही आएंगी। तो स्वेटर पहन के फोटो खींच के उनको भेज रहा था। इस चक्कर में कुणाल जी पहले हो गए। वो बात तो सही है। मैंने खुद ने 3 बार पूछा पीसीआर से, मैंने कहा पक्का ना कुणाल जी आए? नहीं सर पक्का है। मैंने कहा फिर ठीक है, चलिए बढ़िया है। कुणाल जी कल जो मफलर पहन के पार्टी या जो डावोस वाली बैठक अभी भी उसी मुद्रा में है, उसी मफलर के साथ हैं, उसी जगह पे। जी सर बताइए, पिक ऑफ द डे है। अनिल जी खरीदारी की राय है, और खरीदना है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया पर खरीदारी की राय है, लेकिन खरीदना ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, बल्कि एक कहें कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से बाय करना चाहिए। यानी कि 3, 4, 5 दिनों के लिए ऑयल इंडिया को बाय करें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 385 रुपए का। चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं, जिसमें एन इंग्लिश लेटर एन जैसी आकृति चार्ट पर बनती है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो वो यहां पर होता हुआ दिख रहा है। खरीदारी की राय ऑयल इंडिया में है, 385 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 405 रुपए का, 405 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 425 रुपए का, 425 का। तो 425 रुपए के टारगेट के लिए ऑयल इंडिया में खरीदारी करें। ऑयल इंडिया ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई कुणाल जी की तरफ से। बहुत ही बढ़िया। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर सन टीवी में एक अच्छा सपोर्ट लिया है 660 के आसपास। मल्टीपल रिवर्सल फॉर्मेशंस है, एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स डेटा है, एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी पुल बैक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर बेस है लगभग अराउंड 665 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड जिस तरीके से इंट्राडे डेटा का शेपअप हुआ है, मुझे लग रहा है अगर ओपनिंग थोड़ी सी तगड़ी हो जाती है 680 के ऊपर, मुझे लग रहा है काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनलॉक होगी, एंड 705 के आसपास का एक स्विंग कंफर्टेबली बन सकता है। सो खरीदारी करनी है सन टीवी के फ्यूचर्स में, 665 का स्टॉप लॉस एंड 705 का टारगेट। ओके, 705 के टारगेट के लिए करें खरीदारी सन टीवी में। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो हो गई तो पहले से, अब बताएं सर आपका भी पसंद का स्टॉक। अनिल जी मेरे पसंद के तो अनिल जी 2 स्टॉक हैं, साथ में एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। पहले तो अनिल जी कल वाला जो इन्फोसिस है
कल दो स्टॉक दिए थे, इन्फोसिस और अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल चल पड़ा, इन्फोसिस वही है, बट माय स्टैंड इज स्टिल बुलिश। तो मैं एक तो उसको रिपीट कर रहा हूं, 1646 के अराउंड की क्लोजिंग है, 1620 स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर करा है, 1685 के टारगेट के लिए इन्फोसिस पहला पिक ऑफ द डे है। और ऐसा ना लगे कि काम नहीं करा तो अनिल जी दूसरा स्टॉक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, 568 के अराउंड की क्लोजिंग है, इसमें खरीदारी की राय है। टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है, 555 का लगाना है स्टॉप लॉस, 589 के टारगेट के लिए दूसरा पिक ऑफ द डे स्टार है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या अनिल जी, कुणाल जी ने बिल्कुल भी काम नहीं करा है ये ऑयल इंडिया। अनिल जी कल मैंने और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर के लिए निकाला था, वो कल बाकी डिस्कशन चल रहे थे तो चार्ट कॉर्नर पे वो हम ले नहीं पाए, उसको लिया नहीं, और आज उसी को यहाँ मॉर्निंग में जी फिट कर दिया इन्होंने, तो काम नहीं करा इन्होंने बिल्कुल भी। सर आपने बुलाए क्यों दावोस वाली बैठक के लिए? गलती तो आपकी है। अच्छा खासा भला आदमी 5-25 चार्ट देख रहा था घर पे, आपने बोला मीटिंग करो। कुणाल जी क्या गलती इसमें? कुणाल जी नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है, चलेगा। हर चीज़ में बंसल जी की बात माने ऐसा जरूर थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आइए करते शुरुआत।